जय जी तमाम मेहमानों से चर्चा करें। शरद जी, जय जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, बहुत शुक्रिया। और हम लोग महा एग्जिट पोल नाम के ये जो एक व्यवस्था है उसको खंगालने के लिए यहाँ डटे हैं और आप अगले स्टूडियो में तैयारी रखिए। बहुत बेहतर तरीके से आपने मुद्दों की जानकारी देकर हम सभी को अपडेट किया। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए एक बार फिर हम मेहमानों का रुख करते हैं। और इस चुनाव में एक और एक्सपर्ट्स के सामने मैं महत्वपूर्ण बात रखूँगा, ख़ासतौर से सुनील शुक्ला जी, होता सर और अनिरुद्ध दुबे जी के सामने, कि इस चुनाव में स्विंग स्टेट के नाम से एक नया शब्द मैंने सुना है। 5 राज्यों के लिए कहा गया है कि ये स्विंग स्टेट हैं इस चुनाव में। इनमें है उत्तर प्रदेश, इसमें है महाराष्ट्र, इसमें है तमिलनाडु, इसमें है केरल और इसमें है पश्चिम बंगाल। और करीब 200 से अधिक सीटें दांव पर हैं इन 5 राज्यों में। स्विंग स्टेट इसलिए कहा गया है कि इस बार इन राज्यों के चरित्र को लेकर उत्तर प्रदेश में दावा यह है कि इंडी गठबंधन कुछ जगहों पर चौंका सकता है। करीब 14 सीटों पर वो चुनौती दे रहा है बीजेपी को। और अगर आप पिछले आंकड़ों की तरफ जाएं तो 73 सीटें 2014 के चुनाव में थीं और 64 जहां तक मुझे याद है कि पिछले चुनाव में थी, और 80 सीटें हैं कुल। जी जी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहां कुछ उलटफेर होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दक्षिण में और वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी अपना संतुलन पहले से बेहतर कर सकती है। ये सवाल आप दोनों तीनों एक्सपर्ट्स ध्यान में रखिएगा। सुनील सिंह बघेल जी की तरफ मैं आ रहा हूं। चुनाव में आप निकले भी, सुनील, आप उत्तर प्रदेश जरूर नहीं गए लेकिन मध्य प्रदेश को आपने देखा, करीब से देखा, आप गए। चुनाव को लेकर उदासीनता की बात हम बार बार पता नहीं क्यों उस पर अटक रहे हैं। उदासीनता मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसा उत्साह देखा जाना चाहिए वो नहीं देखा गया। आपने मुद्दों के लिहाज से मध्य प्रदेश में जमीनी सच्चाई क्या देखी और क्या आपने महसूस किया? जी शरद जी, पहले तो मैं आपकी उसी बात पे आ जाऊं जो आपने एक बात कही, स्विंग स्टेट नहीं, कंपलसरी वोटिंग को लेकर के आपने एक शुरू में बात की थी। तो मैं दर्शकों को एक जानकारी दूं कि कंपलसरी वोटिंग हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं रही है। तमिलनाडु में चेन्नई से करीब 90 किलोमीटर दूर का एक उथिरामेरूर करके जगह है, और वहाँ मंदिर की दीवारों पर बकायदा लिखा हुआ है कि आदर्श कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसमें एक शर्त ये भी थी, इवन देन उसमें एज लिमिट भी है कि मिनिमम एज लिमिट वहाँ 35 है, अपर एज लिमिट 70 है। लेकिन साथ में उसमें कंपलसरी वोटिंग में सिर्फ जो तीर्थ यात्रा पे गए हैं, जो अतिशय बीमार हैं और बच्चे, सिर्फ इन 3 लोगों को छूट थी। अदरवाइज जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन मंदिर प्रांगण में जो जगह निर्धारित थी वहाँ एक एक व्यक्ति को उपस्थित होना पड़ता था। अब मैं आता हूँ आपके मध्य प्रदेश वाली बात पर। देखिए, मेरे पहले दौरे पे जब मैंने विंध्य और महाकौशल क्षेत्र का दौरा किया, पूरे मध्य प्रदेश में घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि समान दिनों पर जिस तरह से हम यात्रा करते हैं उसमें और चुनावी दौरान में जब हमने यात्रा की, मतलब उसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं दिखा। शायद मेरी अपनी जो मेरी याददाश्त है, इतना नीरस चुनाव नहीं रहा। और एक कारण तो इसमें यह भी समझ में आया कि शायद इतने ज़्यादा चरणों में चुनाव फैला दिया गया था कि एक सेक्टर में चुनाव हो रहा है। जैसे मैं बिंद की बात करूं तो सीधी और शहडोल, चूँकि बिंद क्षेत्र का ही हिस्सा है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं। वहीं से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर रीवा में, सतना में चुनाव नहीं हो रहे हैं और वहाँ उसका कोई असर नहीं दिखता था। जी, तो एक जोन वाइज यदि प्रॉपर चुनाव होते तो शायद इसका भी असर पड़ता। हालांकि कई बार तर्क गर्मी का दिया जाता है। आप इंडिकेट कर रहे हैं कि 7 चरणों के चुनाव ने भी थकाया मतदाता को भी, राजनीतिक दलों को भी। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल, 7 चरणों के चुनाव ने थकाया। और वो एक जो टेम्पो होता है चुनाव का, जो एक माहौल होता है, जो एक गर्मी और विरोध प्रतिरोध, जो एक एटमॉस्फेयर, वो माहौल बन ही नहीं पाया कहीं। ये एक बेसिक कारण रहा। चलिए, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिर दिनेश गुप्ता जी, सर वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ, क्या किस तरह से, और क्या अब चूंकि हम मुहाने पर खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत पारंपरिक एग्जिट पोल उसी जो एक लाइन सेट इस मायने में है कि बीजेपी उसकी ताकत से बेहिचक कोई इनकार नहीं कर सकता है, चुनाव लड़ने का उसका जो तरीका है, जो शैली है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसकी मजबूत शक्ति और सोच से कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसके मुकाबले इंडी गठबंधन को देखते हैं, क्या कहीं कुछ चौंकाने वाला भी आपको एग्जिट पोल दिखता है या पारंपरिक सोच, दृष्टि, दर्शन पर ही दिखता है आपको? जी देखिए, राजनीति तो चौंकाने का ही खेल है। राजनीति में मतलब आप भी फिक्स कुछ नहीं होता।
कि आप देखिए देश में इतने वोटर हैं, यदि 60% भी वोट है तो ये कम वोट नहीं है, काफी वोट है, क्योंकि अब ये एक तरह का एक चेंज थोड़ा सा आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा वोटिंग पर ऐसा हो गया। हमारे यहाँ इंडिया में तो जो है 60% से भी ज्यादा वोट होता था, तो ये मानने लगते थे कि ये चेंज होने वाला है कुछ, इसलिए हैवी पोल है। लेकिन जो आप ये जितनी चीजों का जिक्र कर रहे थे, ये सब 10 साल की कहानी है भारतीय जनता 2014 से 2024। नहीं तो कांग्रेस ही इस देश में जो है राजनीति की महारथी थी, तो सारी चीजों पर केवल कांग्रेस का ही एक देखते थे कि वही सब जोड़ तोड़ करती थी, वही सब कुछ करती थी। लेकिन आज यदि अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है तो ये 10 साल की कहानी है, कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। और 10 साल की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिक्स करना चाहती है कि आगे की जो राजनीति हो उसमें कांग्रेस नहीं हो, जो भी हो भारतीय जनता पार्टी हो, और उसी तरह से मजबूत हो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट खड़ा हो वो जीत सकता है। भारतीय जैसे कांग्रेस में होता था कि टिकट मिल गया मतलब आप जीत गए, और ये जो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आप देखिए ना कहीं जो काऊ बेल्ट कहा जाता है, हमारे यहाँ पुराना शब्द है राजनीति में, अभी तो आप स्विंग स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन जो काऊ बेल्ट से शुरू होती थी राजनीति, तो जो काऊ बेल्ट की जो पॉलिटिक्स है उसकी भारतीय जनता पार्टी की, उससे बाहर निकले। इसीलिए जो बात हो रही है साउथ की बात ज्यादा हो रही है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, और ये जो बातचीत हो रही है ये हो रही है कि नॉर्थ में ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ सीटें कम हो रही है, तो कहाँ बढ़ रही है? तो एक सिंगल जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है कि दक्षिण भारत। और यदि दक्षिण भारत में नहीं हुआ तो फिर आप देखिए हो सकता है बहुत सारी चीजें जो राजनीति में होती चौंकाने वाली होती। ये आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है कि क्या इस तरह का कोई सिनेरियो हम देखेंगे क्या इस इलेक्शन में कि दक्षिण और पूर्व, जिसकी बात भी की जा रही थी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और उधर चलिए तो तमिलनाडु और इसके साथ ही केरल, क्या यहाँ बीजेपी अपना कुछ अधिक स्टैक लेकर चलेगी? और क्या उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहने वाले ये भी कहते नजर आए कि स्मृति ईरानी भी काफ़ी टफ बैटल में अमेठी में इस बार हैं, तो पता नहीं। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले जब चुनाव दर चुनाव यानी कि चरण दर चरण हमने मुद्दों पर बात की, और अब हम बात करने वाले हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन बात होगी 2019 की भी और 2024 की भी, कितना मतदान प्रतिशत रहा और इस मतदान प्रतिशत में कमी की सबसे बड़ी वजह क्या रही, जानने के लिए सीधे आपको वर्चुअल स्टूडियो लेकर चलते हैं और उसके बाद हम तमाम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऋषभ इस वक्त वर्चुअल स्टूडियो में मौजूद है। ऋषभ, ओवर टू यू। थैंक यू जया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, तमाम मुद्दों की बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जानना यह भी जरूरी है कि परसेंटेज क्या रहा, क्योंकि परसेंटेज कभी सेम नहीं रहता, अलग अलग परसेंटेज होता जाता है। 6 चरणों में क्या परसेंटेज रहा ये भी आपको बताते हैं, 2019 में क्या परसेंटेज रहा और 2024 में क्या परसेंटेज 6 चरणों में रहा, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि इस बार परसेंटेज में क्या क्या अंतर रहे, 6 चरणों में क्या परसेंटेज रहे। देखिए, 6 चरणों का मतदान प्रतिशत, पहले चरण में 86.14%, दूसरा चरण भी आपको बताते हैं, दूसरे चरण में चौथे चरण में 69.16%, पांचवें चरण में 62.20%, छठवें चरण में 63.37%। ये 6 चरणों के प्रतिशत आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, पहले चरण में आपको बता चुके हैं 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% और तीसरे चरण में 65.68%, यानी कि तीनों चरणों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहा। ये चौथे चरण में 69.16%, पांचवें चरण में 62.2% और छठवें चरण में 63.37% ये चरण था। ये 6 चरणों के आप प्रतिशत बताए। अब देखिए, 6 चरणों में आपको बताते हैं, पहले चरण में 66.14%, इसके अलावा भी आपको बताते हैं कि 2014 में क्या प्रतिशत रहे, 2019 में क्या प्रतिशत रहे, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन 2024 में मध्य प्रदेश में अलग अलग चरणों में जो चुनाव हुए उसका प्रतिशत आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, मतदान प्रतिशत मध्य प्रदेश का 29 लोकसभा सीटें हैं। पहला चरण 65.75%, दूसरा चरण 7%, तीसरा चरण 66.1005%। तो ये मध्य प्रदेश की चरण। चौथा चरण 71.72%, पहला चरण था 65.75%। यानी कि देखिए, यहाँ पर 2019 के आपको परसेंटेज बताते हैं, जल्दी से बताइए।
पहले चरण में 75.23%, दूसरे चरण में 67.65% और तीसरे चरण में 66.88%। ये 2019 के जो मतदान हुए थे उसके प्रतिशत आपको बता रहे हैं। चौथे चरण में 75.65% और पहले चरण में भी 75.23%। देखिए चार चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था। अब आपको बात बताते हैं छत्तीसगढ़ में 2024 में जो मतदान हुआ था उसके आपको प्रतिशत बताते हैं, जल्दी से बताइए। तो छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग चरणों में चुनाव हुए थे। 11 लोकसभा सीटें हैं। पहले चरण में 67.56%, दूसरे चरण में 72.51% और तीसरे चरण में 72.06%। तो ये चरणों में चुनाव हुए थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग सीटों पर अलग अलग चुनाव हुए थे, कई चरणों में चुनाव हुए थे। इनका प्रतिशत भी अलग अलग रहा, लेकिन हालांकि कुछ जगहों से ये खबर भी आई कि यहाँ पर वोट परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले उतना ठीक नहीं रहा। अब आपको सीधा लिए चलते हैं महा एग्जिट पोल स्टूडियो, जहां पर शरद जी और जय जी हमारे तमाम सहयोगी से और तमाम मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शरद जी और जय जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे अपडेट मास्टर हैं, तो इस तरह के तमाम जो विश्लेषण हैं उनके सिरों को पकड़कर इसी तरह वर्चुअल स्टूडियो से हमें बताते रहिए, हमें समझाते रहिए। चलिए मैं मेहमानों की तरफ चलता हूँ। ये आदित्य नामदेव का एक क्विक रिएक्शन लेने के बाद मैं मध्य प्रदेश लौटूंगा मनोज जी के पास। आदित्य, छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस या वहाँ इंडी गठबंधन का तो कोई मुझे नहीं लगता, मध्य प्रदेश में भी एक ही सीट थी और वहाँ भी मामला गड़बड़ा गया। खजुराहो की मैं बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस ने समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को सौंपी थी। छत्तीसगढ़ में तो मेरी जानकारी में ऐसी कोई सीट नहीं है, तो कांग्रेस और बीजेपी की ही सीधी टक्कर है। क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह की एक बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूँ इंडी गठबंधन की, उम्मीदें तो काफ़ी दिखाने की कोशिशें हैं। अब वो कितनी परवान चढ़ती हैं ये अनुमान जो एग्जिट पोल के हैं ये बताएंगे, और एग्जैक्ट पोल जो होगा, एग्जैक्ट नतीजे जो बताएंगे 4 जून के, वो बताएंगे। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा आकलन प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने जी। देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात है इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हुए नजर आई। बड़े चेहरों को मौका दिया गया। भूपेश बघेल विधायक बने, राजनांदगांव से उन्हें लोकसभा टिकट दी गई। ताम्रध्वज साहू अखिल भारतीय ओबीसी विभाग के चेयरमैन रह चुके हैं, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, पिछली बार गृह मंत्री थे, उनको मौका दिया गया। पूर्व मंत्री हैं जांजगीर से, उनको मौका दिया डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को। ज्योत्सना महंत को फिर से रिपीट किया गया। सबसे बड़ी बात है बस्तर में जो सबसे पॉपुलर है दादी कवासी लखमा, उनको बस्तर की टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर 4-5 सीटों को कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिवली लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फाइट की स्थिति में कम से कम कोरबा देख रहे हैं, राजनांदगांव हम देख रहे हैं, महासमुंद देख रहे हैं। रायपुर की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि रायपुर में सिर्फ यही चर्चा है बृजमोहन कितने बड़े अंतर से जीतेंगे। ये चर्चा है ही नहीं कि विकास उपाध्याय जीतेंगे कि बृजमोहन जीतेंगे। चर्चा यही है कि सुनील सोनी जितने अंतर से जीते थे पिछली बार, उससे ज्यादा कितने ज्यादा अंतर से बृजमोहन अग्रवाल जीत सकते हैं। और अभी से पोस्टर्स भी शहर में लग चुके हैं कि बृजमोहन जी को जीत की अग्रिम बधाई। तो केवल 4 से 5 कौन सी सीटें ऐसी हैं जिन पर हमें निगाह रखनी चाहिए, जो चौंका सकती हैं जी? कोरबा में निगाह बिल्कुल रखनी चाहिए। ज्योत्सना महंत वहां दोबारा लड़ रही हैं और सरोज पांडे वहां से बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। राजनांदगांव में भूपेश बघेल और संतोष पांडे जो फिर से इस बार मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी, और तीसरी ताम्रध्वज साहू जो महासमुंद से फिलहाल मैदान में है। ये 3 सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चौथी सीट का जिक्र और करना चाहूंगा, सरगुजा इसलिए क्योंकि शशि सिंह एकदम नई कैंडिडेट हैं। उनके पिता तुलेश्वर जी पहले मंत्री रह चुके हैं और एनएसयूआई से लेकर यहां तक की राजनीति उन्होंने की है। चिंतामणि महाराज जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे वो बीजेपी में आ गए, तो वो एक टफ सीट थोड़ी सी लग रही है। बाकी सीटों पर कहीं कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है जी। लेकिन आप अगर ऐसा बता रहे हैं अगर कुछ उलटफेर होती है तो पिछली बार की तुलना में खासी उलटफेर की स्थिति कही जा सकती है। मनोज, मध्य प्रदेश के लिए यही सवाल आपका है, फिर मैं पैनल की तरफ बड़े राष्ट्रीय फलक के सवाल के साथ चलूंगा। मध्य प्रदेश में आप क्या देखते हैं, यहाँ अगर कांग्रेस उम्मीद करती है तो किन सीटों की बात है? जिन आधा दर्जन सीटों का जिक्र कुछ सट्टा मार्केट के महानुभाव भी कर रहे थे, क्या कहेंगे उनको लेकर जी? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर कम से कम 5 सीटों पर हुई है, और वो 5 सीट ऐसी है कि जिनमें कांग्रेस ने अपने अच्छे कैंडिडेट देने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा अपना जो प्रत्याशी था वो नहीं दे पाए। वजह भी ये थी कि मोदी के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव के दौरान भी मोदी का चेहरा उन्होंने सामने रखा और लोकसभा के दौरान भी वही चेहरा सामने दिखाई दिया। इसलिए उनको लगता था कि चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे पास तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर शायद जिक्र नहीं हो रहा है कि ये पहला चुनाव है। इसके पहले जितने भी चुनाव होते थे उसमें ये कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस कहती थी मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। इस बार वो तारीख भी हुई है और मंदिर भी बना है। 370 का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का लगातार रहा, लेकिन इस बार उस पर काम हुआ, इस बार उस पर वोट पड़े। तो मुझे लगता है कि बहुत साइलेंट वोटर रहा है और आने वाले दिनों में जो भी परिणाम सामने आएंगे, कल परसों, आज तो हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे। और सर्वे जिसको कह रहे हैं कि सर्वे भी होगा और विश्लेषण भी होगा, तो मुझे लगता है कि बूथ की जो बात बीजेपी करती रही वो रहेगी, पर राजगढ़, मुरैना, छिंदवाड़ा और ग्वालियर, साथ ही हम बात कर लें धार की, तो ये खरगोन, ये 6 सीटें ऐसी है जिनको लेकर कहीं कांग्रेस बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि कहीं कुछ नया होगा। पर मैंने जितना चुनाव को देखा है, मैं अपने तरीके से कह सकता हूं कि नया इतना ही होगा कि वोट का जो प्रतिशत है वो भले कम हुआ हो, जीत का अंतर भले कम होगा, लेकिन यथावत स्थिति 2019 और 24 में दिखाई दे सकती है। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर जिन सीटों का आपने जिक्र किया है, अगर हम देखें, अब बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में था, और जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर टफ फाइट, तो यहाँ कांग्रेस के कॉन्फिडेंस होने की वजह क्या है? क्या वो भी उन्हीं चेहरों पर भरोसा कर रही है जिन्हें उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, या उन्हें विश्वास है कि बीजेपी ने इन क्षेत्रों में कुछ नहीं किया तो यहाँ तो हमारी दाल गल सकती है? जय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और कांग्रेस ने चेहरों पर ही महत्वपूर्ण बताया। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक ही चेहरा था वो मोदी था, लेकिन कांग्रेस ने अपने चेहरे सामने रखे। जैसे दिग्विजय सिंह को सामने रखा, उधर नकुलनाथ तो है ही, कमलनाथ स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। यदि हम दूसरी तरफ जाते हैं, खासकर मुरैना की तरफ, तो नीतू सिकरवार जैसे व्यक्ति को टिकट देकर चौंकाया है। सतना से जो चुनाव हार गए, वो सिद्धार्थ को सामने रख दिया जो चुनाव जीत कर आया विधानसभा में। और इसीलिए कांग्रेस ने जो चेहरों का चयन किया, ओमकार मरकाम भी उसमें से एक चेहरा है, तो कांग्रेस इसमें बढ़त ली। लेकिन बढ़त, और यदि हम मोदी के चेहरे की बात करें तो मुझे लगता है बढ़त चेहरों के कारण जरूर ले ली होगी, लेकिन जो जीत का अंतर रहेगा वो कम दिखाई देगा, पर सीटों का अंतर कुछ होगा तो मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेता इमोशनल कार्ड खेलते हुए भी नजर आए। सहानुभूति, हाँ, तो जरा दिखवा भी दीजिए कि किस तरह से इमोशनल कार्ड उन्होंने प्ले किया है। जी बिल्कुल। और चलिए, 2 नेता जिनकी हम बात करें उसमें एक सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह जी का आता है। जरा देखिए, कह रहे थे अपना आखिरी चुनाव है, किस तरह इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास उनकी ओर से किया, देखिए। तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को। मेरे लिए ये एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस मैं समर्पित करता हूं, आखिरी सांस तक आपको समर्पित करता हूं। आगे का रास्ता हम मिलकर पार करेंगे और एक विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा, इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा। चलिए, लेकिन इमोशनल मुद्दा हमेशा काम करता है, ऐसा माना जाता है। भारत के लिए कहा भी जाता है कि भावुक लोग हैं यहाँ अधिक संख्या में, इसीलिए हिंदी सिनेमा हो, तमिल सिनेमा हो, तेलुगु सिनेमा हो, उड़िया सिनेमा हो, आप देखते होंगे कि लोग रुमाल लेकर बैठते हैं सिनेमा घरों में और रोते हैं, चाहे अपने टेलीविज़न सेट्स के सामने वो बैठे। जहाँ भी कोई भावुक बात आती है, और आप याद करेंगे तो अनेक भावुक स्टेटमेंट हैं। अटल जी का वो याद करिए, 13 दिन की सरकार, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन हमारे लिए वोट नहीं, सरकार नहीं। इंदिरा जी का वो स्टेटमेंट याद करिए जो शायद उड़ीसा में ही था, कि मेरे खून की आखिरी बूंद तक इस देश के काम आएगी। और ये 400 पार ले गया था एक समय उनकी हत्या के बाद, जब जिस तरह की परिस्थितियां थी।